नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है नए राजा उनके राज्य। इस पाठ को हम लोग समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोज़ को काफ़ी लाइक किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मानस अचल के ही नाम से चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। नए राजा और उनके राज्य। तो इस समय में लगभग 7वीं सदी में अनेक राजवंशों का उदय हुआ। जो पुराने राजवंश थे वो समाप्त हो गए और उसकी जगह पर कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। इस भारत के मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं, इसमें 3 राज्यों को दिखाया गया है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसके अलावा दक्षिण में भी कुछ राज्यों को दिखाया गया है, चोल, पांड्य और चेर। तो ये इसमें दिखाया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो नए राजवंशों का उदय हुआ, पहले ये किसी राज्य के अंडर आते थे, किसी राज्य की अधीनता में आते थे, और जब वो उनके शासक कमज़ोर हो जाते थे तो क्या करते थे, ये उनको हटा करके उनकी जगह पर खुद ही राजा बनने की कोशिश करते थे। तो ये इस चीज़ को दिखाता है। फिर कौन कौन से नए राजवंश इस समय में आए, तो इस समय में राष्ट्रकूट भी पहले किसी दूसरे राजा के अधीनता में थे, ये चालुक्य राजाओं की अधीनता में थे। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हटा करके खुद ही वो स्वामी बनना चाहते थे, खुद ही वहाँ का शासक बन जाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, कभी कभी हालांकि ये कहा गया है कि शासन करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को है, तो जो क्षत्रिय नहीं होते थे वो यज्ञ के द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त करने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार कहते हैं कि राष्ट्रकूट राजा ने, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया और क्षत्रित्व को प्राप्त करने की कोशिश की। इसी प्रकार दूसरे कई राजा भी जो अलग अलग वर्ण के थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ दूसरे रोजगार में थे, उन्होंने क्षत्रित्व को प्राप्त किया। इन राजाओं का शासन किस प्रकार से होता था? राजा लोग बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। कुछ ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, कुछ ने त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भुवन के स्वामी, इस प्रकार की उपाधियां धारण की। राजा सबसे बड़े अधिकारी होते थे। इसके अलावा व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, इन सब का भी शासन चलाने में सहयोग लिया जाता था। फिर इसके अलावा इन सब से किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से लगान वसूले जाते थे, जिस पर उन्हें शासन करने में सुविधा होती थी। तो फिर कुछ राजा क्या करते थे, कुछ राजा के दरबार में विद्वान ब्राह्मण होते थे, जो राजा के लिए प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे। ये जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे वो राजाओं की तारीफ करते थे, बदले में उनको धन संपत्ति ये सभी दान दी जाती थी। कुछ को भूमि भी अनुदान के रूप में मिलती थी, जिससे वो उन सबको लाभ होता था। इस फिगर में ये ताम्रपत्रों को दिखाया गया है, ये तांबे के पत्र हुआ करते थे। तो फिर इस समय में कुछ प्रमुख इतिहासकारों को बताया गया है। जैसे एक, हालांकि सबसे पहला जो इतिहास लिखने का काम किया जिस भारतीय ने, वो कल्हन था।
कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और इसमें तटस्थ रुख अपनाए। बाकी जितने भी लेखक हुआ करते थे अपने राजाओं के सम्मान में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन ये कल्हण ने तटस्थ होकर के इस चीज़ को लिखा है। फिर उसके बाद देखें कि इसी समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ? त्रिपक्षीय, तीन पक्षों के बीच में। अब उत्तर भारत का एक प्रमुख नगर था कन्नौज शहर। ये कन्नौज पर अधिकार के लिए और ये कहें कि उत्तर भारतीय क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए तीन राज्यों में जो संघर्ष हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में संघर्ष हुआ, तीन पक्षों में, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी समय में भारत देश पर विदेशियों के आक्रमण हुए। ये कौन कौन से विदेशी भी थे? ऐसे में एक प्रमुख अफगानिस्तान का, इस समय दो प्रमुख, ये इसका जिक्र आता है दो प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों का। उसमें एक है सुल्तान महमूद, या जिसको महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। अभी पाकिस्तान अभी इसी नाम से मिसाइल भी बनाता है, किसी को गजनवी तो गौरी नाम से वो मिसाइल बना। जबकि भारत के मिसाइलों के नाम आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत की मिसाइलों, कौन कौन सी मिसाइलों का नाम जानते हैं और पाकिस्तान की कौन कौन सी मिसाइलें हैं इसके अलावा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो महमूद गजनवी ने करीब इतने समय तक शासन किया। ये मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान के गजनी का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम गजनवी जुड़ गया। इसने भारत के अलग अलग हिस्सों पर आक्रमण किया। इसका एक सबसे प्रमुख जो आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया और कहते हैं कि बेशुमार दौलत वगैरह हुआ करती थी जिसको लूटने के लिए, जिसके बारे में भारत ने सुन रखा था। तो मंदिर को उसने ध्वस्त किया, लूटा और मंदिरों को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। इन सब की जानकारी उनके साथ में जो एक इतिहासकार आए थे अल बरूनी, उन्होंने एक बुक लिखी, किताब अल हिंद, यानी हिंद की किताब। तो ये इसमें भी इस बात का जिक्र है। फिर इसके बाद एक और प्रमुख आक्रमणकारी आया, वो था मोहम्मद गौरी। ये अफ़गानिस्तान के गौर क्षेत्र का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। इसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इस समय में इनकी लड़ाई गुजरात के चालुक्यों से हुई और उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से भी लड़ाई हुई। लेकिन जो सबसे प्रमुख उस समय के शासक थे चौहान शासक, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इसी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और जानते भी हैं कुछ कुछ इसके बारे में, कि पहली जो इसकी लड़ाई हुई 1191 ईस्वी में, उन्होंने गौरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने, और लेकिन अगले साल ही इनको हार का मुख देखना पड़ गया। तो फिर कहीं कहीं जिक्र भी आता है कि जब तराइन के मैदान में, द्वितीय मैदान में जब वो हार गया, तो पृथ्वीराज का एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो था चंदबरदाई। उनके दोस्त का नाम था चंदबरदाई। इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र और उनका कवि भी था। इन्होंने लिखी थी किस नाम से, पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी। तो उसमें ये जिक्र है कि जब युद्ध में क्या हो गए, पृथ्वीराज घायल हो गए तो उन्हें युद्ध के मैदान में अंधा कर दिया गया। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें अपने दोस्त से मिलना है। तो चंदबरदाई आते हैं और फिर मोहम्मद गौरी से वो कहते हैं कि आपके मित्र बहुत अच्छी शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं।
तो वो शब्दभेदी बाण मोहम्मद गौरी को लक्ष्य करके उन्होंने ये किया और गौरी को भी कहते उन्होंने मार गिराया। और उन्होंने एक दोहा पढ़ा था, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कितनी दूरी पर, तुमसे कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी है। तो उन्होंने ये बताया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। चौहान इस बार बिल्कुल नहीं चूकना है और दुश्मनों का क्या कर देना है, खात्मा कर देना है। और फिर उन्होंने चलाया और फिर उसको गौरी को मार दिया, लेकिन गौरी को मार दिया और फिर पृथ्वीराज चौहान भी, वो भी, उनको भी मार दिया गया। तो ये है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोजिता, और कहते हैं कि जयचंद ने इस बार साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान को, इस वजह से उनकी हार हुई थी। खैर चलिए, ये बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं कि इस समय में दक्षिण भारत में चोल वंश का शासन था। ये चोल वंश का दक्षिण भारत में शासन था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ये प्रथम शासक थे, इन्होंने चोल वंश की शुरुआत की थी। और कहते चोल भी किसी पल्लव राजाओं के अधीनता में थे और ये पल्लवों की राजधानी हुई कांचीपुरम। तो यहाँ पर ये थे। फिर इस वंश के और भी अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिसमें राजराज फर्स्ट, इन शासक का नाम था राजराज फर्स्ट, और जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद राजराज के बाद राजेंद्र प्रथम भी शासक बने। इन दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई, आसपास के क्षेत्रों को जीता ही, तो इसके अलावा उसने गंगा की घाटी यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, और ये कहाँ पर, उत्तर भारत के क्षेत्रों में श्रीलंका को भी जीता। दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों के लिए भी उन्होंने अभियान किया और जल सेना भी बनाई। और इन्होंने दोनों ने मंदिर बनवाए। राज के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है, और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम में मंदिर स्थापित किया, जो प्रमुख मंदिर था। और ये मंदिर सिर्फ पूजा के ही सेंटर नहीं हुआ करते थे, हालांकि ये भी कहते हैं कि जो मंदिर बनाए जाते थे तो उससे वो अपनी संपन्नता दिखाते थे, अपनी भक्ति भावना को दिखाने के लिए भी मंदिर बनाए जाते थे। और इस मंदिर में कौन रहते थे, पुरोहित, मालाकार, बहुत सारे ये सभी लोग रहते थे। बहुतों की रोजी रोटी इसी पर चलती थी। इस मंदिर सिर्फ ये पूजा के ही केंद्र नहीं होते थे, बहुत सारे गतिविधियाँ इसमें जुड़ी हुई थी। इसमें देखिए मंदिर को दिखे, ये गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है, जिसको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है ये। तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है। चलिए, लगभग हम लोग पाठ के बीचों बीच आ गए हैं। एक बार फिर से आपसे अनुरोध होगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और भी जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जो मंदिर हुआ करते थे सिर्फ पूजा के ही केंद्र नहीं होते थे, बहुत सारी गतिविधियाँ उससे जुड़ी होती थी। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप भी होते थे। ये समाज का भी एक अभिन्न हिस्सा था। संस्कृति भी उससे जुड़ी हुई थी। तो मंदिरों में मूर्तियाँ वगैरह भी बनने का काम होता था। एक बहुत बेहतरीन मूर्ति देखिए बनाई हुई है, ये नर्तकी की मूर्ति। तो चोल राज्य में बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ भी होती थी। चोलों ने जनता पर भी काफ़ी ध्यान दिया, और यहाँ पर देखिए सिंचाई के भी काफ़ी सारे प्रयास किए। इस क्षेत्र में कावेरी नदी से बहुत सारी नहरें निकाली गई और बांध वगैरह भी बनाए गए, और जिससे सिंचाई करने में काफ़ी सुविधा हुई। और
बाढ़ रोकने के लिए भी और फिर नहरों में भी पानी लाने के लिए बांध बनाए गए। तो ये कुछ इसमें दिखाया गया है। फिर तो इस वजह से क्या हुआ कि चोल राजाओं के समय में उस क्षेत्र में काफ़ी सारी फसलें भी तैयार हुई। इसी वजह से इनका चोलों का शासन किस प्रकार से चलता था, तो शासन बहुत बड़ा था और मुख्य अधिकारी चोल शासक ही हुआ करते थे। वही साम्राज्य के सबसे बड़े अफसर हुआ करते थे। फिर और क्या क्या था, इसके अलावा कुछ प्रमुख अफसर भी होते थे जो राजा को, महाराज को अपनी सेवाएं देते थे। फिर किस प्रकार से इनका शासन चलता था, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, गांव को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था, है ना। और फिर गांव के समूह को यानी पंचायत कहें एक प्रकार से, तो गांव के समूह को क्या कहा जाता था, इनको नाडू कहा जाता था। अभी नाडू मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जैसे समझिए, लेकिन यहाँ पर गांव के समूह को नाडू कहा गया है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासन की इकाई थे। फिर अलग अलग कामों के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां भी बनी हुई थी। अब ये उस समय के, ये इसको दिखाया, जल द्वार को दिखाया गया है। फिर इस समय विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां भी बनी हुई थी। कौन कौन सी समिति बनी हुई थी इस समय में देखें तो, जैसे सिंचाई के कामकाज के लिए, बाग बगीचे, मंदिर की देखरेख के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनी होती थी। इन समितियों की सदस्यता के लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए थे। कौन होगा इस समिति का सदस्य, तो इसके लिए देखिए उस सभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या होनी चाहिए। उसे इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से किसी भी सभा या समिति की का सदस्य होने के लिए ये शर्तें चाहिए थी। उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, है ना, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। और जो एक बार सदस्य बन चुका है तो वो दोबारा फिर से नहीं बन सकता है, मतलब नए नए को मौका दिया जाता था। तो ये अलग अलग प्रकार की समिति बनी हुई थी। सिंचाई के लिए, मंदिर की देखरेख के लिए, विभिन्न कामों के लिए समिति बनी हुई थी। जैसे हाउस वगैरह की भी कमेटी बनी होती है, साफ़ सफाई के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए। ओके, तो इस प्रकार ये उनका शासन चल रहा था। और हमको ज़रूर इस बात का लग रहा है कि ज़रूर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस पाठ का अध्ययन किया होगा। तो अब इसका प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए, गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे, गुजरात राजस्थान में। राष्ट्रकूट कहाँ, राष्ट्रकूट यहाँ पश्चिम, राष्ट्रकूट ये देखिए खूब अच्छे से दिखाया हुआ है, चोल तमिलनाडु में थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या था, पेज नंबर देखिए, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, पेज नंबर 21 आई थिंक। तो ये यहाँ 3 पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये इनके बीच में जो संघर्ष हुआ इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। किस वजह से हुआ, मेन रूप से था उत्तर भारत पर प्रभुत्व के लिए। उसमें एक प्रमुख शहर था कन्नौज, शहर पर अधिकार के लिए। चोल साम्राज्य किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें थी, अभी अभी बताया गया। तो ये इसके अलावा भी ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको ज़रूर आप लोग करें। चौहानों के अंदर में, चौहानों के अंदर में आने वाले प्रमुख नगर कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट किस प्रकार से शक्तिशाली बने। तो 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने
चालुक्य नरेश को हराया एवं वहाँ हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रिय बनाया और इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। जैसे राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग जो पहले चालुक्यों की अधीनता में थे, उन्होंने स्वीकृति हासिल करने के लिए हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। तमिल क्षेत्रों में किस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो कुएं खुदवाए गए, फिर कावेरी, ये जो है चोलों के क्षेत्र में क्या था कि यहाँ पर कावेरी नदी है, फिर कुएं खुदवाए गए सिंचाई के लिए, विभिन्न पद्धति अपनाई गई और कावेरी नदी से विभिन्न प्रकार की नहरें निकाल करके उसे खेतों तक पहुँचाया गया, जिससे सिंचाई का इंतजाम हुआ। चोल मंदिरों से कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? तो मंदिर सिर्फ उपासना के ही केंद्र नहीं होते थे, विभिन्न प्रकार के लोग, बावर्ची, मालाकार, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। फिर मंदिर से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी। तो इसके अलावा मूर्तियाँ भी बनाई, कांस्य प्रतिमाएँ भी बनाई जाती थी। ठीक है, बाकी और भी 2 प्रश्न हैं, उसको यदि आप कर सकें तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन कुछ कुछ हिंट हमने दिया हुआ है ना। तो यही था और फिर हमारा पाठ ये समाप्त होता है। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को मानस अचल के नाम से ही है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतनी आपसे उम्मीद है और आप ज़रूर करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो आप निराश नहीं करेंगे। आपको ये पाठ पढ़कर ज़रूर आनंद आया होगा। यदि आप कुछ कमेंट करना चाहें ज़रूर करें और लाइक का बटन प्रेस करें, हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।